हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस की जो हाइक हुई है और वो रिकॉर्ड 30 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उसमें एक जंप दिया गया है। और अगला झटका कब आने वाला है, क्योंकि ये पहला झटका था जो 2 दिन पहले दिया गया पाकिस्तानी कौम को। लेकिन मसाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और मेरे ख़्याल में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और रास्ता क्यों नहीं था, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसके रीज़न ये है सबसे बड़ा कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता है और उन्होंने कहा था जब तक हम आपने मेरी लास्ट जो व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने कहा था कि आईएमएफ ने बोला है कि जब तक पेट्रोलियम प्राइसेस, बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती, हम आपके साथ मुज़ाकरात तो कर लिए लेकिन आपको जो अमाउंट है वो इशू नहीं की जाएगी। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हुकूमत को ये मैं कहता हूँ सख्त फैसला, लोग कहते हैं कि सख्त फैसले, मैं कहता हूँ ये इंतहाई सख्त फैसला है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्शन होना है, अभी नहीं तो मैक्सिमम साल के बाद इलेक्शन होना है या 10-11 महीने के बाद नेक्स्ट ईयर 2023 में इलेक्शन होगा कंफर्म। तो ये वाला डिसीजन लेना हुकूमत के लिए एक कड़वी गोली से कम नहीं था। और अवाम पहले ही उनकी चीखें निकली हुई हमारे समेत, फिर उसके ऊपर ये सारा कुछ करना क्या चीज़ें हैं, माजी में क्या हुआ है, इमरान खान साहब ने क्या किया और हमारी डिपेंडेंसी इन चीज़ों के ऊपर क्यों है, इन सारी चीज़ों पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें ऑयल प्राइस की। और जिस रात ये अनाउंस किया गया मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, तो उसके बाद मैं गाड़ी लेके घर से निकला और हाफ से ऊपर था टैंक। मैंने कहा जरा हम भी एक ट्राई मार लेते हैं। वैसे कभी मैंने सच्ची बात आपको बता दूं कि पेट्रोल की कीमत ऊपर होती है या नीचे होती है, कभी मैं कभी नहीं गया। लेकिन कल वैसे ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा अभी तो टाइम है, 11 बजे हैं, तो जो 2 बड़े फ्यूल स्टेशन है घर के पास, मैंने कहा जरा राउंड मारते हैं क्या होता है। जब मैं गया हूं तो बिलीव मी कि मतलब जिन पेट्रोल पंप्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कम से कम काफी सालों से मैं यहाँ से फ्यूल डलवाता हूँ, मैंने कभी भी इधर इस तरह का रश नहीं देखा। और इवन रॉन्ग वे पे ना बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई थी और हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि ये 150 रुपीज के जो पर लीटर है इस पे फ्यूल डलवाया जाए। तो खैर मैं तो वहां से निकल के, और वो वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाई हुई है फखरजई7 के ऊपर, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो खैर वो मैंने किया और मैंने फिर उसके बाद अगले दिन मैंने पेट्रोल डलवाया है और वो भी पूरा 180 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो खैर ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी। लेकिन अगर बात की जाए तो मसला हुकूमत के लिए भी बहुत है और मसला अवाम के लिए भी बहुत है। अब खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में और उसमें उन्होंने कहा कि माजी में हम करते थे तो हमें बुरा भला कहते थे। मेरे ख्याल में उस वक्त हालात शायद इससे बेहतर थे। मैं कोई कवर नहीं दे रहा हुकूमत को, लेकिन उस वक्त खान साहब की अपनी मैं ये कहूँगा कि अपनी नालायकी की वजह से ज़्यादा हालात ख़राब थे। बाकी चीज़ क्योंकि ना यूक्रेन वॉर चल रही थी, ना कोई और इस किस्म की चीज़ें थी जिसकी वजह से हम कह सकें। और हाँ, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी प्राइसेस भी बेहतर थी, मतलब $100 के अंदर अंदर बैरल चल रहा था। और हमारे पास जो डॉलर का रेट है वो भी 160 170 इसके आसपास ट्रेड कर रहा था। तो एक मैं कहता हूँ कि बेहतर पोजीशन थी अगर आज की हम बात करते हैं। अब 200 से ऊपर का डॉलर है और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी ऊपर है, 110 115 120 के आसपास, 140 भी टच किया है उन्होंने फी बैरल। यूक्रेन की वॉर चल रही है। खैर इमरान खान साहब के दौरे के बाद ही वो शुरू हुई थी, बल्कि दौरे के दौरान ही रशिया जब हो गए थे, वो कहते हैं जी हमने 30% कम पे किया। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और एक लेटर हमाद अजहर साहब ने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था, एक ऑफिशियल लेटर, कि ये वो लेटर है जो हम सबूत के तौर पे एज ए प्रूफ में पेश कर रहा हूँ कि भाई हम 30% कम पे ले रहे हैं। वो लेटर पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने लिखा था जिस मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर थे, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया रशिया की तरफ से।
दूसरी बात, उसकी जो टेक्निकल चीज़ों को देखा गया, मैंने कुछ एक्सपर्ट से, मैं खुद एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस चीज़ों का, तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से, उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ले रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत मिसालें दी जाती हैं। हिंदुस्तान कोई आज से नहीं ले रहा, हिंदुस्तान पता नहीं कितने सालों से ये चीज़ कर रहा है। वो कोई आज नहीं हुआ कि मतलब उन्होंने सिस्टम शुरू कर लिया, वो बिल्कुल ले रहा है और पहले भी लेता था, अब भी खरीद रहा है। वो पुरानी मतलब उनके साथ उनका ये जो ट्रेड है वो चलता आ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए एक तो मतलब किस रास्ते से आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सारी चीज़ें, ये हर्डल्स जो हैं, मेरे ख़्याल में ये फ़िलहाल तो पाकिस्तान के लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। जो ये दावा करते हैं कि यार हम 30% पे कम लेते तो हम ये कर देते, वो कर देते। ये सिर्फ़ एक अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। बट बात फिर वहीं पे आके घूम फिर के आती है अवाम की। अवाम की चीखें, पहले मैंने आपको कहा मैं खुद इस पाकिस्तान में रहता हूँ और यहीं पे सारा कुछ है। ना लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, ना दुबई में है और ना अमेरिका वगैरह में। नहीं मतलब वो तो सोच भी नहीं सकते हम लोग, मेरे जैसे। तो इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये नहीं है कि मतलब जिसे कहते हैं कि दाना पानी, थोड़ी-सी ज़मीन है वहाँ से आ जाता है, इसके बावजूद बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिनके पास बिल्कुल नहीं है। वो किस मतलब मुसीबत से गुज़र रहे होंगे। यकीन करें, मतलब मैं खुद देखता हूँ पेट्रोल, क्योंकि मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डलता है। गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसमें भी पेट्रोल डलता है। अगर किसी के पास मर्सिडीज़ या कोई बड़ी गाड़ी है, जो भी है, तो वहाँ पे भी पेट्रोल डलता है। उसके बगैर नहीं चल सकती, ये सबकी ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ जो अनाउंस की गई है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं, यानी 800 सीसी स्पेसिफाइड हैं, और ये ऑटो रिक्शाज़ हो गए और बाइक्स हो गए। इनके लिए ये कह रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। अब मुझे नहीं पता, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक हमारे यहाँ कार्ड चलता है, उसके थ्रू दी जाएगी और वो ग़ालिबन मुझे नहीं एक्चुअल नंबर पता, लेकिन कुछ मिलियन लोगों के पास वो कार्ड्स हैं और उनको मंथली पैसे भी उसके थ्रू मिलते हैं और मतलब ये सारी चीज़ें, तो जिनके पास वो कार्ड होंगे ग़ालिबन उन्हीं लोगों को ये दी जाएगी। बाकी अगर कोई कहेगा भी कि यार मेरी 800 सीसी की गाड़ी है, उसमें वो सब्सिडाइज़ प्राइस के ऊपर डालें, तो मेरा ख़्याल है ये मुमकिन नहीं है। और उसमें जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो भी इतना आसान नहीं होता, मतलब काफ़ी उसके लिए पूरा एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो आप अपने लोकल जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं और जो लोग होते हैं, उनसे आपको सारा एक फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद उनकी फिर वो पूरा एक जिसे कहते हैं प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आया ये डिज़र्व भी करते हैं। हालाँकि कुछ ऐसे लोगों ने भी अपने कार्ड्स बनवाए थे अनफॉर्च्यूनेटली, जो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, अच्छा खासा मतलब उनकी इनकम है मंथली, और बल्कि ग्रेड 17 के हज़ारों के हिसाब से ऑफ़िसर्स ने अपनी मतलब घर के लोगों के उस लिस्ट में नाम शामिल किए थे और उनको मंथली पैसे मिलते थे, जो मेरे ख़्याल में एक आम पाकिस्तानी का हक मारना है। मैं तो बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कहता मैं डिज़र्व करता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बिल्कुल नहीं करता मैं। लेकिन जो डिज़र्व करते हैं, मेरे ख़्याल में उनको मिलना चाहिए, कम से कम उनको मिलना चाहिए। मुझे भी तकलीफ़ है, ₹180 लीटर पेट्रोल खरीदना आसान नहीं है मेरे लिए भी, लेकिन फिर भी चलें, कर लेते हैं जो भी है। लेकिन इसका हल क्या होगा? अच्छा, आईएमएफ की तरफ आते हैं, जो असल मुद्दा है। आईएमएफ के शिकंजे में हम कहते हैं जी हमें फँसाया गया है। यार हम आईएमएफ ने कभी फ़ोन करके, मुझे तो नहीं कभी याद पड़ता कि उन्होंने फ़ोन किया हो यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में कि जी आप तशरीफ़ ले आएँ और हम आपको ज़रा कर्ज़ दे दें, ये उधार दे दें या लोन दे दें। तो हम खुद क्यों नहीं करते? जब तक मेजर गौरव आर्या साहब के साथ मेरे ही चैनल पे उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान का मसला है तो हिंदुस्तानी उसको हल करेंगे। पाकिस्तान का मसला है तो पाकिस्तानी उसको हल करेंगे। कहते उसके लिए अगर कोई सोचता है कि चीन से कोई आएगा, सऊदी अरेबिया से कोई आएगा, अमेरिका से कोई आएगा या किसी और जगह से कोई इमदाद आ जाएगी, ये कहते हैं कि बिल्कुल एक बेवकूफ़ों वाली सोच है और बिल्कुल मैं एग्री हूँ इस बात से कि जब तक इस मसले का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जो भी हुकूमत आती है, हम इमरान खान साहब की हुकूमत की मैं बात नहीं करता, अब उसकी हुकूमत है भी नहीं उनकी। लेकिन जो भी हुकूमत आती है, पिछले पे इल्ज़ाम धरती है और उसके बाद आगे निकल जाती है। तो मकसद कहने का ये है कि यार आखिर इसका हल क्या है? इसका एंड कहाँ पे और कैसे होगा?
کیوں کہ ہم بار بار بنگلہ دیش کی ایگزامپلس دیتے ہیں، جاپان کہہ رہا ہوں، ہندوستان کی ایگزامپلس دیتے ہیں، لون وہ بھی لیتے ہیں، وہ لوگ بھی لیتے ہیں، لیکن ایک اسپیسیفائڈ ٹائم میں وہ اپنا جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے اور اس کے بعد وہ لٹا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس مطلب یہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ مطلب تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ہم جا کے پھر اپنے لوگوں کا گلا گھونٹتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف بھی جب پیسے دیتا ہے تو ان کو بھی گارنٹیز چاہیے، وہ کوئی مطلب فری آف جسے کہتے ہیں ویلفیئر، کوئی ادارہ تو کھولا نہیں ہے انہوں نے کہ وہ کہیں گے آ جاؤ بیٹا میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں آپ جا کے عیاشی مارو پھر دیکھی جائے گی، دے دیا نہیں دیا تو نہیں دیا، تو یہ تو نہیں ہے۔ اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب سے مطلب ریکویسٹ ہے، یا جو بھی یار ملک کو چلانے والے ہیں، میں ایون عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ سر آپ بھی اس ملک کے آپ مطلب کہتے ہیں کہ یار میرا تو کوئی جائیداد باہر نہیں ہے، میرے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے سر بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے کوئی پراپرٹیز ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں، صرف آپ کے بچے باہر ہیں، بے شک رہیں یار ہمیں کیا اس سے، بٹ دا تھنگ از کہ ملک کو تو صحیح کرنا ہے نا، مطلب باہر سے تو لوگ نہیں آئیں گے، ان لوگوں نے سیدھا کرنا ہے، ان لوگوں نے صحیح کرنا ہے، تو اگر بیٹھ جائیں اپنی ضد کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور یہ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے چھوڑ کر بیٹھا جائے کہ یار اس مسئلے سے ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ یقین کریں کہ واقعی میں ڈیفالٹ کے پوزیشن پہ ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ یار نیوکلیئر پاور ہے تو ہم یہ فلاں پاور ہے تو ہمارے پاس 500 قسم کے یہ والے بیلسٹک میزائل ہے تو فلاں میزائل ہے ڈمکا میزائل ہے، ہوں گے، لیکن کیا اس وقت وہ میزائل ہم بھیج کے اپنا ملک چلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ایٹم بم تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں مارکیٹ میں، بالکل بھی نہیں پاسبل، مطلب وہ تو بڑی اس کے جو آئی اے ای اے جو ادارہ ہے جو ریگولیٹر ہے ورلڈ میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ وہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب ہوا تھا، ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں، تو مطلب یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے بے شک ایٹم بم بنائیں، نائٹروجن بم بنائیں، میزائل بنائیں، جہاد جیٹ فائٹرز بنائیں سر، لیکن ہم نے اکانومی کو تو کسی نے دیکھنا ہے نا سر، کون دیکھے گا اس کو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا، اور یہ 30 روپیز تو ہوا سو ہوا، اب مزید 30 کا تیاری ہے، اور غالباً 10 سے 15 دنوں میں یا میکسیمم 1 منتھ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ایک اور 30 روپیز کا ہائک جو ہے آنے والا ہے، اور یہ ریٹ جو ہے یہ 210 پہ پیٹرول کا چلا جائے گا، اور 200 کراس کر کے یہ باقی جو ڈیزل وغیرہ ہائی سپیڈ ڈیزل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرکس میں، ٹریکٹرز میں، اور یہ ٹیوب ویلز وغیرہ اسی کے تھرو چلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہونی ہے، لیکن اس کا اینڈ کون کرے گا مجھے نہیں پتا، نکالنا تو ان لوگوں کو پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس نیکسٹ ابھی کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے اس دفعہ جو کنڈیشن لگا انہوں نے پیچھے وہ ہو گئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے جب تک آپ یہ والی پرائسز نہیں بڑھائیں گے، اگر آپ بڑھا دیتے تو ہم آپ کے پیسے ریلیز کر دیں گے، نہیں بڑھانا تو آپ بھی بیٹھے رہیں ہم بھی بیٹھے، کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو ہمیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس فیصلے سے کم از کم اتنا ہوا ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا شروع ہوا ہے، اور شاید کانفیڈنس مارکیٹ میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ہونا چاہیے کہ ایسا ہو، اور بہتری آئے، کیونکہ بھگتنا ہم لوگوں نے ہے، بھگتنا نہ ہندوستان کے لوگوں نے ہے، نہ افغانستان کے لوگوں نے، نہ جاپان، امریکہ اور کینیڈا اور یو کے لوگوں نے، ایٹ دا اینڈ ہمارے سر پہ پڑنی ہوگی، تو ہمیں ایز اے عوام، ایز اے جرنلسٹ، یا جو بھی ہم اس سوسائٹی میں رول اپنا پلے کرتے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا، اور جو ہمارے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، یعنی پولیٹیکل لوگ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو سیریسلی سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ مطلب اس معاملے کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ لونز پہ کب تک ہماری یہ ڈپینڈنسی رہے گی، اور اب اس مصیبت سے کیسے نکلیں؟ یہ ایک بڑا مدعا، اور جب تک ہم اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں، سیریسلی اگر نہیں کریں گے، ویسے تو کہتے تو سب ہے لیکن کرتا کوئی نہیں، اگر نہیں نکلیں گے تو میرے خیال میں ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ خیر اینی وے، باشن کیا کریں، مجبوری ہے، دینا پڑتا ہے، بے شک کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور اکانومی کنٹرول کی جاتی ہے، بہتر کی جاتی ہے، یا خدا نخواستہ مزید بگڑاؤ کی طرف جائے گی۔ We'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔